यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज बात करेंगे साउथ अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे हमले के बारे में। क्या बात है जो कि साउथ अफ्रीका में जुलू संप्रदाय के लोग भारतीयों पर हमले कर रहे हैं, वहां की बेटी औरतों पर रेप कर रहे हैं, वहां के भारतीयों के घर जला रहे हैं, उन लोगों का बिजनेस जला रहे हैं। क्यों इतना बड़ा ये जो रिएक्शन हुआ है और क्यों इतने तगड़ा ये लोग हमला हुआ है भारतीयों के ऊपर, और क्यों भारतीयों ने आज वहां पे वेपन अपने हाथ में ले लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे आज। गाइस, इसके पहले इस विषय पे बात करें, जो न्यूज पे बात करें, जो काफी ज्वलंत है, जो लिबरल मीडिया नहीं उठा रही है, उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा इसके परवेक्ष के बारे में, इसका प्रीफेस के बारे में। इसके बारे में बात करने पड़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री में जाना होगा। ये बात शुरू होती है जेकब जुमा, जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे। वो जब प्रेसिडेंसी में थे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे सन 1999 से लेकर 2005 तक, उसके जैसा आदमी कोई करप्ट हो ही नहीं सकता। वो वाइस प्रेसिडेंसी के टाइम पर एक औरत का रेप करता है, उसके ऊपर ब्राइब्स के चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर जो केसेस चलते हैं, जो कमीशन बैठाया जाता है, उस कमीशन में वो जाता नहीं है, उनकी मदद नहीं करता है, तो कमीशन रोक देना पड़ता है। वो नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी एजेंसी वो कुछ नहीं कर पाती है, जज वहां तक कि वहां का जज भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय के जो राष्ट्रपति थे अम्बेकी, जो हस्तक्षेप था, उन्हें डिटर करता है और जुमा के खिलाफ केस कर सके और उनके ऊपर चार्जेस डाल सके, और उसके बाद उसे चरावे रेप चार्जर से बरी कर दिया जाता है। उसके बाद से जेकब जुमा जब 2009 में खुद राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, उसके बाद से उसकी जो एक करप्शन की जो गाथा है, वो मैं आपको क्या बताऊं, आप जाके कहीं पे भी पढ़ लेंगे, विकिपीडिया में पढ़ लेंगे, तो उसके यदि करप्शन के बारे में बात करूंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे। इतने सारे करप्शन, जैसे कि कह सकते हैं कि ब्राइबरी चार्जेस, रेप चार्जेस, घोटाले के चार्जेस, लीक करने के चार्जेस, गुप्ता के साथ मिलकर देश को क्या कहते भारतीय कम्युनिटी को बेच देने के चार्जेस, इस सारे चार्जेस उसके ऊपर लगते रहते थे। इसके बाद से जब 2018 में उसके खिलाफ जब वो हारता है चुनाव, और उसके बाद जब वो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है सिरिल रामाफोसा, वो राष्ट्रपति बनता है, तब उसके खिलाफ एक फिर से कमीशन बनता है, जिसमें कि उसके ऊपर करप्शन चार्जेस फिर से लगाए जाते हैं और उसके ऊपर केस डाले जाते हैं। जब उसके ऊपर केस डाले जाते हैं तो उसके अंदर उस पर बुलाया जाता है कि भाई आपको केस में मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, इस कमीशन के पास जाना होगा। जो कमीशन बनता है जो जेकब जुमा के सारे करप्शन को देखने के लिए, जोंडो कमीशन, ये जेकब जुमा उस जोंडो कमीशन में कभी भी गया नहीं, सिर्फ एक बार गया था बस, और उसके बाद से जाने से वो मना कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब उस केस जाता है और उसे बुलाया जाता है कि भाई तुम इसे इसमें मदद करो और तुम आओ बताओ अपने खिलाफ क्या तुम्हारे पास केसेस है और तुम्हारे पास किस तरह से तुम्हारा डिफेंस है, तो ये जाने से मना कर देता है। जब 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार उसका पेशेंस गिव अप कर देता है, तब जाके कोर्ट इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट बुला रहा है और आप आ नहीं रहे हो, इस केस के अंतर्गत वो जेकब जुमा को 15 महीने की कड़ी सजा, जेल की सजा सुनाते हैं। इसके बाद से जब 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि इसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के अंतर्गत इसको 15 महीने के लिए जेल भेजो, और उसे जब जेल भेजते हैं 7 जुलाई को, तो 12 जुलाई से भारतीयों के ऊपर अचानक हमले क्वाज़ुलु नटाल एरिया में, फिर वहां से गौटेंग, फिर वहां से जोहान्सबर्ग और डरबन तक ये हिंसा पहुंच जाती है भारतीयों के खिलाफ। ये जो हमला था इसे भारतीय स्पेसिफिक समुदाय के खिलाफ था। और उन्हें टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो जुलू संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग इसे कहते थे कि जब गुप्ता ब्रदर्स, जो कि 1993 में जाते हैं वहां पे साउथ अफ्रीका में, इनका कहा जाता है कि जुमा के साथ क्लोज एसोसिएशन था, और 1999 से लेकर 2005 तक जब वो वाइस प्रेसिडेंट था, जितने भी केसेस और जो पॉलिसीज होते थे वो गुप्ता ब्रदर्स डायरेक्शन देते थे और ये करता था। और इसमें बेसिकली जब वो प्रेसिडेंट बनता है तब तो सारे जो डिसीजंस, कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या पद हासिल करेगा और कौन से नियम बनने चाहिए ताकि इनके बिजनेस को फायदा हो सके। इन्होंने स्टार्टिंग तो किया था सहारा कंप्यूटर से, पर इनके बिजनेस फैल के टेक्नोलॉजी, मीडिया, ऑयल,
माइनिंग, एयरवेज, एवरी बिजनेस उन्होंने खोल रखा था। जो भी नीतियां बनानी होती थी तो अपने बिजनेस को फायदा हो सके इस तरह की नीतियां बनवाते थे। इसमें यह भी कंट्रोवर्सी इंक्लूड होती है कि जब एक प्रधानमंत्री को वो लोग अपने घर पे बुलाते हैं गुप्ता ब्रदर्स और बोलते हैं कि तुमको हम एफएम बनवा देंगे और तुमको 600 मिलियन रैंड जो वहां की करेंसी है तुमको देंगे, और इसी के बाद पर प्रवीण गोवर्धन जो उस समय के एफएम थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां के, उन्हें निकाल दिया जाता है। और ये उनका आक्षेप है कि भाई इस कहने के कारण मेरे साथ ये व्यवहार हुआ और मुझे निकाला गया। ये सब बात तो पीछे पीछे चलती थी, इसलिए जुमा गवर्नमेंट को गुप्ता और जुप्ता गवर्नमेंट कहा जाता था। 2013 में 1 लाख ईमेल्स गुप्ता ब्रदर्स और जेकब जुमा के बीच में जो ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ था, और जो पूरे उनके चट्टे बट्टे का रिकॉर्ड है एक तरह से, और उसी के बेस्ड करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं जेकब जुमा पर। सन 1999 का $2 बिलियन का आर्म्स डील का करप्शन चार्ज है। ये 2 करप्शन चार्ज जेकब जुमा पर लगाए गए हैं। और दूसरी बात, जो नस्ल भेदी होने का आरोप जो जुलू संप्रदाय लगाता है भारतीयों पर, कि भारतीय लोग तो व्हाइट लोग की तरह ही नस्लवादी हैं, रेसिस्ट है, ये बात को बताकर उन्होंने अचानक 12 तारीख को भारतीयों पर हमला कर दिया और उसमें 72 भारतीयों को मार दिया गया। उस समय भारतीय लोग जब पुलिस वालों से मदद मांग रहे थे तो कोई मदद भी नहीं की गई। वहां पे ये सब होने के बाद कितने सारे ट्वीट्स आए कि हमने इतनी और भारतीय लड़कियों का रेप किया है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। ये सब होने के बाद भी वहां की पुलिस ने मदद नहीं की। एक तो बात बतानी पड़ेगी आपको कि साउथ अफ्रीका के रेप कल्चर के बारे में आपको, और साउथ अफ्रीका कितना अनसेफ कंट्री है उसके बारे में, क्योंकि यहां पे भी जो जुमा था, एक्स प्रेसिडेंट जेकब जुमा खुद बोलता था कि मैं सोशलिस्ट विचारधारा का हूं, और उसे लेफ्ट विंग पार्टियों के सपोर्ट था और ट्रेड यूनियंस और एसएससीपी का सपोर्ट से उसकी सरकार बनी थी जब वो 2009 से 2018 तक प्रेसिडेंट था। तो जब ये जो कहा जाता है ना कि इस तरह की जो विचारधारा बनती है तो देश में भी उस तरह के लोग पनपने लगते हैं। जोहान्सबर्ग में इतना कहा जाता है कि कोई अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। सब लोग अपने घर के बाहर इलेक्ट्रिक फेंस लगाते हैं, सब अपने पास गन रखते हैं। वहां पे रूल है कि आप यदि किसी लड़की का रेप करते हैं तो उसे रेप नहीं माना जाएगा जब तक कि व्यक्ति जो जिसका रेप कर रहा है उसे ब्रूटली हर्ट कर दे या जान से मार दे। इसी बात के कारण जेकब जुमा भी रेप केस में बरी हो जाता है, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि कंसेंसुअल सेक्स था। वो भी किसका उसने रेप किया था? जो उसका दोस्त था जो एड्स के लिए लड़ता था, वो उसकी बेटी का रेप किया था इसने। तो जो जुलू संप्रदाय है वो 2 आरोप लगा के भारतीय संप्रदाय पर हमला करती है। एक तो गुप्ता ब्रदर्स के कारण, जो उन्होंने जब उनके घर की शादी थी तो उन्होंने अपने मेहमानों का जो प्लेन था मिलिट्री बेस पे उतार दिया था, जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स और बाहर के प्रेसिडेंट्स ही यूज कर सकते थे। और वो जो भावना थी लोगों की कि भाई लोगों ने हम साउथ अफ्रीका की सम्मान को हर्ट किया है, इस बात का बहाना लगाकर जुलू संप्रदाय ने भारतीय लोगों पर हमला किया। जब पुलिस ने उनकी सहायता नहीं की तब जाकर भारतीयों ने अपने हाथ में हथियार उठाया और जाके अपने घरों को, जो कि उन्होंने मार्क किया था 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक मार्क किया था, उनके घरों को, उनके बिजनेसेस को, उनकी लड़कियों को, तो पूरा प्लान करके भारतीय लड़कियों पर, औरतों पर रेप किया, उनके घरों को जलाया, उनके बिजनेस को जलाया। तब जाके भारतीयों ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्स अपने हाथ में लिया, और इस हिंसा में 1200 लोग जख्मी हुए, 72 लोग मर गए, और कितनी ही औरतों पर, लड़कियों पर रेप हुआ। ये पहली बार नहीं है साउथ अफ्रीका में भारतीयों पर हमला होने की। सन 1949 में जब हमला हुआ तो 40,000 भारतीय लोग विस्थापित हो गए थे और 142 लोगों की जान गई थी। सेम 1960 में भी हुआ था। वहां के लोग एक तरह से रेसिज्म पहले से ही है, जो कि व्हाइट्स करते थे ब्लैक्स के ऊपर, क्योंकि भारतीय लोग वहां पे एफ्लुएंट हैं, काफी समृद्ध हैं। एक बहाना लगाकर भारतीयों पर हमला किया। मुझे लगता है कहीं जुमा की तो कारस्तानी नहीं है कि राजनेता लोग धमकी देते हैं कि मुझे यदि गिरफ्तार करोगे तो पूरे देश में आतंक छा जाएगा, लोग विद्रोह करने लगेंगे, और टारगेट किया गया जो सबसे कमजोर कम्युनिटी मानी जाती है पूरी दुनिया में, भारतीय कम्युनिटी पे। आप लोगों ने देखा ही है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पे भी देख लो, यदि कहीं पे भी लोग यदि अत्याचार करते हैं भारतीय कम्युनिटी के खिलाफ तो पूरी दुनिया के लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं करते हैं। अफगानिस्तान में 5 लाख के ऊपर नॉन मुस्लिम्स थे, उनको खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू थे, खत्म करके 1% रह गए। बांग्लादेश में 25-30% हिंदू थे, खत्म करके उनको 7% पे ला दिया गया है। प्रेजेंट में जो कहा जाता है जो सबसे बड़ा एथनिक क्लेंजिंग कहीं हो रही है वो बांग्लादेश में हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो हो गई एथनिक क्लेंजिंग, खत्म हो गए हिंदू, पंजाबी जो भी थे,
अब बांग्लादेश में जो हिंदू है उनकी सबसे बड़ी एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। ये मेरा नहीं कहना है, ये अमेरिका के सेनेटर की एक रिपोर्ट है। तुलसी गबार्ड की कई बार लगाई गुहार है। ट्विटर पे भी आप जाके देखेंगे तो कई बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, उनको बचाने के लिए गुहार करती रहती है, लेकिन भारत से कोई आवाज नहीं उठती। इसीलिए जो सबसे कमजोर और सबसे शांत कम्युनिटी मानी जाती है, इनको टारगेट करके इन पर हमला किया गया है। गाइस, ये जो मामला है काफी सीरियस है। ये एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। जबकि भारत के महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर चुके हैं, उसी को प्रोत्साहन बना के नेल्सन मंडेला ने अपने साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए कई साल जेल में रहे थे। ES रेड्डी जो 1924 में, उनका यह वक्तव्य है, यदि भारत आजाद हो भी जाएगा तो मैं अपने आप को आजाद नहीं समझूंगा जब तक कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लगी रहेगी। मैं साउथ अफ्रीका के दोस्त या भाई, जब तक उन्हें पूरी तरह से आजादी नहीं मिल जाती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1910 में ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन रूल लागू कर दिया था, जिसमें कि एक फेक इंडिपेंडेंस साउथ अफ्रीकन लोग को दे दिया गया था, जिसमें कि आप लोग सरकार तो बना सकते हैं पर वहां पे अधिपत्य तो ब्रिटिशर्स का ही रहेगा। उसके खिलाफ 1946 से ES रेड्डी ने साउथ अफ्रीकन लोग के साथ मिलकर वहां पे काफी लड़ाई लड़ी है और काफी उन्होंने उनकी मदद की है। इसके बाद जुलू संप्रदाय का जो भारतीय लोगों पर हमला है, ये काफी अचंभित और सरप्राइज कर दी इस न्यूज ने मुझे, कि मुझे तो ऐसा नहीं मालूम था कि इस तरह का अत्याचार भारतीयों पे होता था। जब ये न्यूज आई और उसके बारे में मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें मैंने कोशिश की कि मैं ये इसके बैकग्राउंड में जाऊं और बताऊं कि क्यों भारतीयों पर हमला हो रहा है और क्यों भारतीयों ने हथियार उठाया है, और इसे सपोर्ट भी मिल रहा है। भारतीयों ने जब हथियार उठाया तो उसे काफी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, डिफरेंट कम्युनिटी से सपोर्ट मिल रहा है कि भाई फर्स्ट टाइम भारतीयों ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार तो उठाया। और कितनी धमकियां ट्विटर पे भारतीय लोगों को दी जा रही हैं, वो एक नमूना ही है। और उसके प्रति जो लिबरल मीडिया है और जो कम्युनिस्ट लेब्रांडो लोग हैं, जो इनकी इसके प्रति जो शांत हैं, वो भी एक काफी चिंता का विषय है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि प्लीज ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियोस को जरूर शेयर करिए, और प्लीज कमेंट भी करते रहिए। जो भी कोई भी टॉपिक जो हमें इफेक्ट करता है एज अ भारतीय, मैं उस पर वीडियो बनाते रहूंगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आते होंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।